आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 के फिजिक्स में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है तुमको मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि एनसीईआरटी बुक में तुमको 5th चैप्टर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर तुमको मैग्नेट जो तुम्हारा होता है, मैग्नेट के बारे में सुना होगा कि मैग्नेट जो है तुमको आयरन फीलिंग्स वगैरह को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ये जो तुमको है मैग्नेट जो है तुमको आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, जो कि पहले जो है तुमको जो कि सबसे पहले देखा गया था, कुछ लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था अर्थ के, जो कि तुमको है कुछ पार्ट पे जहाँ पर कि आयरन के ज़्यादा और पाए जाते हैं, उस एरियाज़ में देखा गया पहले कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जहाँ पर कि आयरन के जो कि नेल हैं या आयरन के जो भी लगे हुए चीज़ हैं वो उस पर अट्रैक्ट हो जा रहे थे। तो इस चीज़ के बाद पहले बात लोगों को ये पता चला कि तुमको एक मैग्नेट नाम का भी कोई चीज़ होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। और उसके बाद देखा गया तो अर्थ जो तुमको पाया गया, अर्थ भी क्या है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। और बहुत से भी तुमको जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो भी, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। तो एक जो तुमको छड़ के रूप में होता है जो बार मैग्नेट जिसको कहता है, जो मैग्नेट इन द शेप ऑफ रॉड, तो बार मैग्नेट को जब हम लोग लटकाते हैं अर्थ के पर, तो वह क्या हो जाता है, तुमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। When bar magnet hangs freely, it shows north-south direction because Earth is a large magnet. अर्थ भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसलिए जब इसको फ्रीली लटकाएंगे या तुमको पानी में फ्रीली तैरा दो तो तुमको क्या, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और जाहिर है कि अर्थ का जो बार मैग्नेट का जो कि तुमको नॉर्थ के साइड होगा उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहेंगे। द इंड टुवार्ड्स द नॉर्थ is called north pole, and the end towards the south is called south pole। ये तुमको जो नॉर्थ की ओर रहेगा वह नॉर्थ पोल कहलाएगा और जो साउथ की ओर रहेगा उसे साउथ पोल कहेंगे। तो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ को इंडिकेट ये करेगा, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। नॉर्थ जो है तुमको नॉर्थ पोल कहलाएगा, जो साउथ की ओर है साउथ पोल कहलाएगा। तो अर्थ तुमको अपने आप में एक मैग्नेट है, इसलिए लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक ये होगा कि अर्थ जब भी अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर किसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। नॉर्थ पोल किसके तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो है तुमको जो कि कुछ एक बातें हैं कि तुमको लाइक पोल, मतलब एक तरह के नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, साउथ पोल रिपेल साउथ पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो तुम्हारा होता है इसको लिख सकते हैं, इसको जो कॉमन जो ऑब्जर्वेशन से कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक पोल क्या करते हैं, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। मैं लिख देता हूँ स्टार्ट करके, लाइक पोल मतलब नॉर्थ पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर।
इस तर्क पर जहाँ तक देखें तो अर्थ का जो कि जिधर की तरफ साउथ होगा डायरेक्शन, उधर चला जाएगा एक्चुअली में मैग्नेट का नॉर्थ पोल। लेकिन हम लोग जो ट्रेडिशनली जो कि डिफाइन किया, जो नॉर्थ की ओर गया उसे नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर गया उसे साउथ पोल, तो ये डिफाइन किया हुआ है। तो जो कि इन पोल में तुमको क्या हो गया, जो कि अट्रैक्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो कि नॉर्थ की ओर है वो नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, साउथ पोल रिपेल करेगा, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। किसी मैग्नेट को अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, इफ ए मैग्नेट is cut in two parts, each part is a magnet, with north and south pole, तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है ये एज्यूम्ड पॉइंट होता है, जहाँ से कि हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और ये जो तुम्हारा होता है कि ये जो नॉर्थ पोल मतलब जब दो मैग्नेट को काट भी देंगे तो जैसे कि दोनों जो बनेगा, ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं इधर नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, इसको दो पार्ट में कोई काट देगा, नॉर्थ पोल साइड से थोड़ा सा अंदर होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको कट देंगे तो इधर नॉर्थ पोल, तो ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों साइड किधर कैसे भी काटेंगे तो इसमें दोनों तरफ पोल हो जाएगा। और ये जो पोल होता है, पोल इज समथिंग इनसाइड द मैग्नेट, मतलब ये हुआ कि पोल जो तुम्हारा होता है तो द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल is called magnetic length. It is about 0.85 times geometrical length के ये तुमको 0.85 टाइम्स होगा। और जहाँ तक कि तुमको मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन होता है, और जैसे कि तुमको जो क्लोज्ड होगा जैसे टोरॉइड वगैरह, तो उसमें पोल डिफाइन नहीं होता है, टोरॉइड वगैरह में, जिसकी चर्चा हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कुछ कॉमन जानकारी हो गई। जबकि अर्थ को में जो तुमको कोई मैग्नेटिक नीडल या एक मैग्नेट को अगर सस्पेंडेड करेंगे हम लोग फ्रीली या पानी में तैरा देंगे तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करेगा, और जो नॉर्थ की ओर जाएगा उसे नॉर्थ पोल, जो साउथ की ओर जाएगा उसे साउथ पोल हम लोग कहते हैं। और कुछ ये कॉमन जानकारी थी कि नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है। अब इसके जो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके द्वारा जो इंडिकेट होते हैं मैग्नेट के द्वारा, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी, इसके बारे में चर्चा हम लोग आगे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आज के जो लेक्चर में है हम लोग जो कि बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बायोमैग्नेटिक के और सोलेनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दोनों बहुत सिमिलर होते हैं, तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करेंगे। और तुमको इस लेक्चर में हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट किस प्रकार से सोलेनॉइड के जो है तुमको की तरह व्यवहार करता है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो बार मैग्नेट हम लोग देखते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जानने के लिए किस तरह से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसपास के एरिया में है, तो मैग्नेट के बगल में अगर तुमको दो तरीका से इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। उसको जानने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हेल्प लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहला चैप्टर था हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड को भी किसी रीजन में जानने के लिए उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद ली जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो अपना एक प्रैक्टिकल काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करेंगे, अगर कोई मैग्नेट है उसके आसपास जो है हम लोग जो कि आयरन फिलिंग्स को रख दें, तो वह जिस तरह का शेप लेगा उसको अगर हम लोग एक कर्व से मिला दें तो वह क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मैंने कहा कि अगर किसी
किसी आयरन, बहुत से आयरन फिलिंग्स को, बहुत छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े होंगे उसको मैग्नेट के आसपास में अगर आप बिखेर दें तो वह एक विशेष प्रकार का शेप ले लेगा। दैट शेप डिनोट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या दूसरा तरीका होता है, कंपास नीडल को अलग अलग पॉइंट पर ले जाएं तो वह जिधर की ओर इशारा करेगा उसके वह मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंट को बताएगा। तो उसके आधार पर उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग कर्व खींचते चले जाएंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो तरीका से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये होगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnetic field in a region is denoted by magnetic field lines. Is denoted by magnetic field lines. इसके कुछ जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक हैं ये मैं लिख देता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप emanating starting from north pole, and entering into south pole, तो जाहिर है कि ये तुमको नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में प्रवेश करेगा। जैसे कि तुमको, और दूसरा होता है तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो तुमको है, द टेंजेंट, अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मैं बाद में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, represent the direction of magnetic field at that point. उस पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जहाँ पर कि अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो वह तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का डायरेक्शन, फॉरवर्ड टेंजेंट जो होगा उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। और मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग per unit area perpendicular to the surface is called represent the strength of magnetic field, represent the strength of magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करता है? बताता है। जितना अधिक लाइंस पास करेगा पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चौथा कह सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये जो तुम्हारा हो गया, अब इसको
हम लोग अगर इसका ड्रॉ करना चाहेंगे, और जहाँ तक की बात रही, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा तुमको कभी भी एक दूसरे कट नहीं करे। अगर वो कट कर जाएगा तो क्या होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी बता रहे होंगे, जो कि देखा होगा फर्स्ट लेक्चर राइस ट्यूटोरियल ऐप पर, तुम फर्स्ट लेक्चर भी देख, उसमें जितने भी लेक्चर हैं सबको देख सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसमें तुमको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो इसमें जो तुमको फर्स्ट जैसे लेक्चर में बता रहे थे, फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसमें बताया गया होगा कि तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं एक दूसरे को कट करते हैं। जैसा कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था, तो उसका जवाब ये होता है कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेगा तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर दो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बताता है, टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो वो तुमको वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को यहाँ बताएगा, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दोनों ही लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पर कट कर जाएगा ऐसे कोई फील्ड लाइंस, तो इस पॉइंट पर जो होगा तुमको यहाँ पर, जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस जगह पर दो फील्ड का डायरेक्शन तुमको नज़र आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस ढंग से कट किया, तो ये इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पर टेंजेंट एक तो इधर हो सकता है, या टेंजेंट इधर भी हो सकता है, या इधर हो सकता है। तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कट नहीं करता है। जैसे कि अगर कट कर गया तो इस पर इधर टेंजेंट चला जाएगा, इस पर टेंजेंट इधर की ओर चला जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन इंडिकेट ये करेंगे, और दो तरफ डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये गलत होगा। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या करते हैं, स्मूथ कर्व से उसको ज्वाइन कर दिया जाता है। और जैसा कि हमने देखा कि जितने तुमको लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगे उतने ही साउथ पोल में प्रवेश करते हैं। तो अगर तुमको कोई नॉर्थ पोल या साउथ पोल तुमको मैग्नेट है, तो इसके कारण जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये अगर नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो ये इंड से थोड़ा सा अंदर होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, और ये पूरा ज्योमेट्रिकल लेंथ हुआ। ये तुमको यहाँ से तुमको जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर निकलेगा, और इसमें जो है क्लोज लूप बनाते हुए क्या करेगा, इसमें साउथ पोल में इंटर कर जाता है। और तुमको कभी भी क्या होगा, ये तुमको जो कि जितने की लाइंस इससे इमिनेट करेंगे उतना ही लाइंस इसमें इन करते हैं, मतलब कि उसमें जो इन करने वाले लाइंस जो होंगे वो तुमको इससे निकलने वाले लाइंस के इक्वल होते हैं। मतलब साउथ पोल में जो इंटर करेंगे जो लाइंस वो दोनों इक्वल होते हैं, मतलब जितने लाइंस यहाँ से इमिट करेंगे, जितने लाइंस यहाँ से इमिट करेंगे उतना ही लाइंस इसमें क्या करते हैं, प्रवेश करेंगे इस यहाँ से। और ये जो तुम्हारा होगा ये एक स्मूथ कर्व से मिलाया जाएगा, ये स्मूथ कर्व से मिलाया जाएगा। स्मूथ कर्व से मिलाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो तुमको होगा इसमें जो है तुमको किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। कहीं भी तुम इसको अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर जैसे इस पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। और इस पर जो तुमको इसमें जितने लाइंस यहाँ पर जो तुम्हारा देखोगे लाइंस की संख्या जितने किसी यूनिट से यूनिट किसी पॉइंट से पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर जो पास करेगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा। और इंटरसेक्ट जब कर जाएगा तो मैंने क्या बताया था अभी तुरंत, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पर जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर, डजंट इंटरसेक्ट। जिससे कि एक ही डायरेक्शन मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक पॉइंट पर दो नहीं हो सके। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से निकल रहे हैं बार मैग्नेट के कारण। ये देखा गया है कि बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलते हैं और सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट एंड ड्यू टू एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज वेरी सिमिलर।
दोनों जो है काफ़ी सिमिलर होंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो तुम्हारा निकलेंगे, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड कहें और एक बार मैग्नेट, दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। जब हम लोग उसको मतलब उसमें आयरन फिल्म देकर देखेंगे तो दोनों में क्या होगा, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बार मैग्नेट कहीं ना कहीं एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता था। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में एक करंट होता था जो कि बार बार, जो शायद पिछले लेक्चर चैप्टर में याद होगा, ये करंट इसमें लपेटते थे किसी एक रॉड पर, इसको जब नज़दीक में क्या करते थे, बहुत सा करंट कैरिंग लूप को बहुत सटा सटा करके लपेटते थे और इसमें करंट जब फ्लो कराते थे तो इसमें क्या होता था, इसके जो एक्सियल पॉइंट हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड मिलता था। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होंगे ये बहुत ही सिमिलर होंगे किसके, बार मैग्नेट के। तो इसका मतलब है कि बार मैग्नेट में भी एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण उसी तरह से करंट जनरेट होते हैं जिस प्रकार की करंट कैरिंग सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहे हैं। तो एक मतलब यह हुआ कि जो से बार मैग्नेट का जो कंपैरिजन है हम लोग किससे कर सकते हैं, बार मैग्नेट एज करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो बार मैग्नेट का जो तुलना करेंगे हम लोग, तो बार मैग्नेट का तुलना हम लोग किससे कर सकते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड से हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट and current carrying solenoid and current carrying solenoid is very similar। ये बहुत ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इसका जो कि इसके कारण जो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि तुम्हारा इसके कारण निकालेंगे, सोलेनॉइड के कारण, एक सोलेनॉइड है जैसे कि, तो मैग्नेटिक फील्ड उसका निकालते हैं सोलेनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड, a solenoid has length L carrying n turns per unit length। इसमें n turns per unit length इसमें हैं। A point is situated at a distance r on the axis of solenoid। The solenoid can be considered as group of current carrying coil, तो इसमें करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इनफैक्ट करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में से सर्कुलर कॉइल, और सर्कुलर को जो करंट कैरिंग कॉइल कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने बायट-सेवर्ट्स लॉ में निकाला था, तो उसकी मदद से हम लोग इसके सोलेनॉइड कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि तुमको ये है लॉन्ग सोलेनॉइड का हमने देखा था, ये जो सोलेनॉइड है इसके कारण हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। जैसे इसका डायग्राम बना लेते हैं, ये सेंटर से मान लेते हैं कि इसका L है, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक हमने a रेडियस तो सबका है ही, dx लेंथ का सेंटर से मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस पर है, और ये तुमको इसका विड्थ हो गया dx, ये विड्थ हो गया dx, इसका तुमको रेडियस हो गया a, इसका रेडियस हो गया a हो गया, इसका रेडियस a हो गया। इसके कारण
इसका जो तुमको P पॉइंट होगा, जो कि यहाँ से सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा, R डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से जो कि R डिस्टेंस पर होगा, सेंटर से R डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और R वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, L है, R बहुत बहुत बड़ा है L का। तो यहाँ पर जबकि हम लोग ये जो सर्कुलर कॉइल जो हम लिए हैं, तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तुमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया तुमको, ये डिस्टेंस तुम्हारा होगा इस कॉइल से R माइनस एक्स हो जाएगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर ये जो तुम्हारा A इज़ द रेडियस, A इज़ द रेडियस ऑफ द एंड अगर इसमें A रेडियस है और इसका जो है करंट कैरिंग कॉइल में करंट I हो और रेडियस A हो, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। द करंट कैरिंग कॉइल, मैं यहीं लिख देता हूँ एक लाइन, द सोलेनॉइड हैज़ करंट I and radius A. The magnetic field dB at point P, dB is equal to mu naught by 4 pi, इसमें तुमको हो गया n dx टर्न हो गया, n dx टर्न हो गया, और I a स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा तुमको, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो चूंकि तुमको ये पूरे के कारण जो है तुमको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक इसमें जो है एन डी एक्स, एक लेंथ में एन टर्न है 1 मीटर में, तो डी एक्स लेंथ में एन डी एक्स, इसलिए एन डी एक्स से गुना हो गया, जो कि ये बाइट-सेवर्ट लॉ में तुमने देखा होगा, म्यू इनटू एन आई ए स्क्वायर बाय 2, म्यू इनटू एन आई स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ बताए थे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये तुमको रेडियस हो गया ए हो गया, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर पावर 3/2। अब जहाँ तक कि पूरे सोलेनॉइड के कारण देंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक ये जो तुम्हारा है पूरे सोलेनॉइड के कारण जब सेंटर से लेंगे तो क्या हो जाएगा, तुमको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो पूरे सोलेनॉइड का निकाल सकते हैं। तो पूरे सोलेनॉइड के कारण निकालने के लिए हमको इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा dv को। तो इसका इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तुमको x का जो वैल्यू माइनस L/2 से प्लस L/2 हो जाएगा, जो कि एक छोर से इधर से और एक छोर इधर से होगा। तो dB का जो वैल्यू है, ऐसे मैं फिर से लिख देता हूँ बोर्ड पर ऊपर, तो dB जो आया तुमको, और सोलेनॉइड के कारण जो कि उसमें जो कि एक इंड से जो dx का जो वैल्यू होगा, वो तुमको dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तुमको माइनस L/2 से कहाँ वेरी करेगा, प्लस L/2 तक वेरी करेगा। तो ये जो तुम्हारा है dB का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग नोट कर सकते हैं। dB क्या आ गया था तुम्हारा, जो बाइट-सेवर्ट लॉ में याद होगा, किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के, किसी करंट कैरिंग कॉइल के कारण एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है जो कि उसके सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे हो, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, एन नंबर ऑफ टर्न्स था, एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब जहाँ तक की बात रही, यहाँ पर जो है तुमको नंबर ऑफ टर्न्स एन डी एक्स हैं, एन डी एक्स, क्योंकि एक लेंथ में अगर हम लोग 1 मीटर में सोलेनॉइड में एन टर्न मान रहे हैं, तो डी एक्स लेंथ में कितने टर्न होंगे, एन डी एक्स टर्न होंगे, इसलिए यहाँ पर जो एन जहाँ पे था वहाँ पर क्या दिखेगा, एन डी एक्स। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर और डी एक्स बाई 2 आर माइनस एक्स, जो कि तुमको सोलेनॉइड से के जहाँ पर सर्कुलर कॉइल है उसका डिस्टेंस टू द पावर 3/2। मैंने पिछले रिजल्ट को ही रिपीट किया, अगर तुम लोग नोट कर रहे हो कॉपी में तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नोट किया हुआ है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनॉइड B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, जैसे x जो ले रहे थे यहाँ पर याद होगा,
ये यहाँ से x लिए थे, तो इस छोर के लिए x हो जाएगा -l/2 हो जाएगा यहाँ पर। ये l लेंथ टोटल है, तो सेंटर से जब x लिया जा रहा है तुमको, सेंटर से इसका डिस्टेंस x लिए थे, तो dx का लिमिट क्या होगा तुमको, इधर हो जाएगा -l/2 और इधर की ओर +l/2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा -l/2 से लेके x का लिमिट हो जाएगा +l/2 μ0 n IA² dx बाई 2 r माइनस एक्स, इसका जो एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हुआ उस कॉइल से, उस जो सर्कुलर कॉइल की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, और इस पर पावर 3/2 एज r इज वेरी ग्रेटर देन l और x से l एंड रेडियस a दोनों से बहुत बड़ा है, तो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि ये तुमको इसमें रिजेक्ट हो गया, ये भी ऐड होगा, तो r² पर पावर 3/2 दैट इज r³ इसको लिख सकते हैं। देन तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a² इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r², इस पर पावर 3/2 करेंगे तो r³ हो जाएगा। तो नीचे का टर्म जो तुम्हारा हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा b इक्वल्स टू, और बाकी जो टर्म है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो μ0 NIA² ये r³ भी बाहर आ जाएगा, और बचेगा इंटीग्रेशन किसका, dx का, जो कि तुमको dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और -l/2 से +l/2, तो l/2 माइनस l/2 l हो जाएगा। तो b का वैल्यू तुम्हारा आ गया टोटल μ0 n IA² इंटू l/2 r³, यही आ गया तुम्हारा, ये μ0 n IA² r³। अब इसका जहाँ तक कि इसको अगर गौर से देखें तो ये तुमको μ0, इसको हम लोग लिख सकते हैं μ0/4π, इसको NIA के रूप में इसको डिनोट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको, अगर इस रिजल्ट को हम लोग चाहें तो इसको ले जा सकते हैं एक नए फॉर्म, जैसा पिछला चैप्टर में हम लोग देखे भी थे कि जब हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड, जो कॉइल के कारण जो हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकाल रहे थे, तो उसमें जो है एक जो टॉर्क का जब वैल्यू निकाले थे, तो एक टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया था मैग्नेटिक मोमेंट, दैट्स इक्वल्स टू NIA। तो हम लोग इस रिजल्ट को मैग्नेटिक मोमेंट की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की तरफ इसको उसी फॉर्म में ले जाते हैं। देखते हैं इस रिजल्ट में क्या होगा। तो b का जो वैल्यू आया तुम्हारा, b का वैल्यू आया तुमको μ0 बाय इसको 4π कर लेते हैं, इसको 2 था नीचे तो 2π से मल्टीप्लाई कर लिए, तो जाहिर है 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा, 2NL I इंटू πa², 2π से गुना हुआ, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ π लिख दिए, बाय r³। तो ये तुमको देख सकते हो, ये जो रिजल्ट है NIA, एरिया तो है ही πa², क्रॉस सेक्शन एरिया, NL है नंबर ऑफ टर्न्स, NL क्या होगा तुमको, NL हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। तो ये NL हो गया NIA, तो NLI इंटू πa² दैट इज एरिया। तो ये होगा तुमको B बराबर μ0/4π, इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं, बाय r³। M इज इक्वल टू क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, M को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट। ये तुमको मैग्नेटिक डायपोल की तरह दिख रहा है, ये सोलेनॉइड का जो रिजल्ट आ गया तुमको ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह दिख रहा है ये, लेकिन ये तब होगा जब r बहुत बड़ा हो लेंथ से, ये मैग्नेटिक r वेरी ग्रेटर देन l, ये बात ध्यान रहे कि लंबाई से इसके बहुत बड़ा होना चाहिए। तो μ0/4π 2m/r³, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया। और अगर वेक्टर फॉर्म में भी देना चाहें तो इसको लिख सकते हैं μ0/4π 2m/r³। The magnetic field due to bar magnet
is also given by b is equal to mu naught by 4 pi 2m by r cube on axis of magnet from south pole to नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ये होगा। ये डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ये डायरेक्शन इंडिकेट करिएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये जो डायरेक्शन होता है तुमको, तो मैग्नेट के कारण क्या होगा तुम्हारा, यही वेरी सिमिलर यही होता है, लेकिन किस तरह की डायरेक्शन होगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो इस रिजल्ट को अगर हम लोग मैग्नेट के रूप में लिख के दिखा दें तो इसमें ज़्यादा तुमको बेहतर रहेगा। तो ये तुमको चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों का सिमिलर है और प्रैक्टिकल करके भी इसे देखा जा सकता है, तो ये तुमको रिजल्ट जो है आर जब बड़ा होगा मैग्नेट से, जबकि एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा, एक्सिस किसको कहेंगे? एक्सिस कहेंगे जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। और इसका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये बार मैग्नेट में अगर तुमको दिखाना चाहेंगे इसी रिजल्ट को, तो बार मैग्नेट में क्या बोले कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन लेंगे हम लोग, वो लेंगे किधर से किधर की ओर? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इस रिजल्ट को अगर इस सोलेनॉइड के बजाय हम लोग बार मैग्नेट के रूप में या मैग्नेटिक डायपोल के रूप में दिखाना चाहें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सिस पर एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ पर का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का इधर की ओर हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये तुमको मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू आया है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। अगर r बहुत बड़ा है l से, m का डायरेक्शन r बहुत बड़ा होना चाहिए l से, l जो कि इसका लेंथ होगा। और जहाँ तक कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on axis is from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल से किधर की ओर होगा? नॉर्थ पोल की ओर होगा। ये होगा तुम्हारा। अब जहाँ तक कि परपेंडिकुलर की बात करेंगे, जैसे कि तुम्हारा हो गया साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अगर ये परपेंडिकुलर में जैसे हम लोग अगर डायपोल से कंपैरिजन किए होंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से, तो अगर ये साउथ पोल है, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है, तो ये परपेंडिकुलर में अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन भी इसको कहते हैं, यहाँ पर P हो, ये R डिस्टेंस पर, R वेरी ग्रेटर देन L हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा तुम्हारा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस m बाय आर क्यूब, माइनस m बाय आर क्यूब। डायरेक्शन ऑफ B फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगा और ये तुमको साउथ पोल से नॉर्थ पोल, तो माइनस m बाय आर क्यूब होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस m बाय आर क्यूब होगा। ये तुम्हारा इसकी ओर होगा, ये डायरेक्शन तुम्हारा, और ये रिजल्ट हो गया। ये बात ध्यान रहेगा, r जब बड़ा होगा लेंथ से तभी ये रिजल्ट लागू होता है। ये मैग्नेटिक डायपोल भी इसको कहा जा सकता है, ये मैग्नेटिक डायपोल के लिए ये रिजल्ट लागू होगा। अब इसके बाद जो तुम्हारा आता है मैग्नेटिक डायपोल, तो ये तुम्हारा मैग्नेट के लिए दोनों रिजल्ट हो गया। और तुमको मैग्नेट के लिए तुम्हारा रिजल्ट क्या आ गया? एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब। और इलेक्ट्रिक डायपोल में भी यही रिजल्ट आता था, 2p बाय, उसमें p लिखा करते थे, इसमें तो वेरी सिमिलर उसी जैसा रिजल्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं मैग्नेट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुमको कोई मैग्नेट को रखा जाएगा तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बार मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। एक बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल होगा, इसका इधर की ओर नॉर्थ पोल होगा, और इसको जो है तुमको अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर दे दें तो टॉर्क क्या होगा तुमको, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b होगा। तो टॉर्क जो इसमें लग रहा होगा, टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा तुमको, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, ये टॉर्क होगा। अगर तुमको ये एंगल तुमको थीटा है, ये जो एंगल है तुम्हारा इसका ये थीटा बने m और b के बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ पोल से नॉर्थ पोल के अलॉन्ग होता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलॉन्ग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, m is along south pole to north pole, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में होगा। टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b, ये टॉर्क हो गया, मोमेंट टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, आई अल्फा, जहाँ पर कि टॉर्क जो आई हो गया तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू एम बी थीटा इफ थीटा इज स्मॉल। थीटा स्मॉल होने पर साइन थीटा को लगभग हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू आ गया एम बी बाय आई इंटू थीटा। तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड they are oppositely directed, they are oppositely directed। मैं दिखाता हूँ डायरेक्शन घुमा करके। सो मोशन ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल में, डायपोल इज इन SHM, इज इन सिंपल है, इसका जो ऑसिलेट करेगा और ये SHM में रहेगा, ये प्रूव हो रहा है। देखो जहाँ तक कि डायरेक्शन की बात है, मैं डायरेक्शन यहाँ पे दिखाता हूँ अपोजिट कैसे है। तो जहाँ तक कि टॉर्क का वैल्यू होगा, टॉर्क इक्वल्स टू m क्रॉस b। तो m का डायरेक्शन अगर तुमको साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर लिए और b की ओर मोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे इधर की ओर मोड़ रहा है। तो अगर आपका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, तुमको अगर देख रहे ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क तुम्हें लग रहा है क्लॉकवाइज। और जब अगर मानते साउथ पोल इधर चला जाएगा, फिर इसको टर्न करके ये ऐसे घूम जाएगा इस धर की ओर, तो तब भी तुम देखोगे ये मीन पोजीशन की ओर ही आता हुआ दिखेगा। तुमको यहाँ पर जैसे इधर चला गया तो m हो जाएगा तुमको नीचे की तरफ, ऐसे साउथ पोल इधर आ जाएगा तुम्हारा, इसे टर्न करके जब जाएगा तो साउथ पोल इधर, साउथ से नॉर्थ इधर, m और m के बाद क्रॉस b करेंगे दाहिने राइट हैंड थंब रूल से। तो देखो ये तुम्हारा किधर जा रहा है, ये हमेशा किधर की ओर जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपका है तुमको क्लॉकवाइज तो टॉर्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्प्लेसमेंट है एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज। तो दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है और दोनों एक दूसरे के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। सो इसका मोशन क्या होगा, SHM में होगा, जैसा कि तुमने SHM का देखा होगा इक्वेशन। तो यहाँ पर जो होगा तुमको SHM में होगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर, अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या लेते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयरिंग ये होगा तुम्हारा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाय आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर एम बी बाय आई। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t इज इक्वल टू द 2 पाई बाय ओमेगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी, 2 पाई रूट अंडर आई बाय एम बी। ये तुम्हारा हो गया
टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया। तो ये जो तुम्हारा होगा, जबकि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तुमको रखेंगे तो टॉर्क लगेगा तुमको, टॉर्क के कारण ये तुमको क्या करने लगेगा, ये अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर दें, कोई टॉर्क अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, ये मैग्नेटिक नीडल है या तुमको कोई बार मैग्नेट है, डायपोल है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये तुमको इसके क्रॉस में, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये SHM में ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहेगा या ऑसिलेट करता रहेगा ऑलवेज, और किस टाइम पीरियड से, इस टाइम पीरियड से ये करेगा। और तुमको इसके अलावा तुमको था एक, हम लोग निकाल सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं हम लोग, तो इसी में एक डिफाइन करते, इसका तो SHM में मोशन होगा, टॉर्क इज इक्वल टू ये ओम, इसका वैल्यू हो गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा कर दिए, आई अल्फा को लिख दिए MB साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो गया तुमको स्मॉल एंगल के लिए थीटा के बराबर, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा से जब कंपेयर किए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया √MB बाय आई, और टाइम पीरियड क्या था, T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो SHM का जो कि ये जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड निकल गया 2 पाई √I बाय MB। M हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल, और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि उस डायपोल को रखा गया है। अब है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक, चलो ये तुमको मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई डायपोल है, ये तुमको मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है अभी, और पहले मान लेते हैं ये बना रहा था 90 डिग्री, ये साउथ पोल है, ये इधर नॉर्थ पोल होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इधर की ओर M हो गया, साउथ पोल से ये नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल। तो टॉर्क जो तुम्हारा होता था जैसा हमने अभी दिखाया था, टॉर्क इक्वल्स टू M क्रॉस B, तो टॉर्क इक्वल्स टू MB साइन थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू MB साइन थीटा। इफ द डायपोल rotates by angle d theta, the work done dW equals to torque into d theta, टॉर्क हो गया तुमको MB साइन थीटा d थीटा। तो टोटल वर्डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्डन W बराबर इंटीग्रेशन MB साइन थीटा d थीटा, ये इनिशियल है 90 डिग्री से लेकर के कहाँ तक गया है, ये लिमिट थीटा तक, अगर तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा MB तो बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, और ये 90 डिग्री लोअर लिमिट अपर लिमिट थीटा, तो W बराबर हो गया MB माइनस MB भी ले लो बाहर, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री जीरो हो गया, तो W बराबर हो गया माइनस M.B माइनस, इट इज स्टोर्ड एज, it is stored as potential energy UM बराबर हो गया माइनस M.B। तो ये तुमको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया माइनस M.B, और उसमें जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था माइनस P.E। तो सारे रिजल्ट्स बहुत सिमिलर हैं, तो कंपैरिजन हम भी करके दिखा देते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो और मैग्नेटिक फील्ड के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी कंपेरेबल होंगे, दोनों का कंपैरिजन इसमें एक टेबल में शो कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट के जो डायपोल हैं उसके जो काफ़ी एनालॉग्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या उसमें सिमिलरिटीज दिख रही, काफ़ी रिजल्ट्स दिख रहे हैं जो कि सेम टाइप पैटर्न पे हैं, उसको एक टेबल में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डायपोल में कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रिक का, पहले लिख दीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट भी कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। इसका डायपोल मोमेंट को क्या लिखते हैं, डायपोल मोमेंट का जो सिंबल पहले देते हैं, इसमें देते हैं पी वेक्टर और इसमें देते हैं एम वेक्टर। चलिए ये तो सिंबल की बात हुई। मैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ई इज इक्वल टू क्या होता था, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है और 2p/r³। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन b इज इक्वल टू हो जाता है μ0/4 पाई। इसमें इलेक्ट्रिक का कॉन्स्टेंट 1/4 पाई, तो इसमें μ0/4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा तुमको 2p था, यहाँ पर 2m/r³। सेम है, देखें यहाँ डायपोल मोमेंट का जो सिंबल बदला है वही सिर्फ सिंबल दिख रहा है चेंज। एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या हो जाता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस पी, डायरेक्शन उल्टा है, -p/r³। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये हो गया पॉजिटिव से निगेटिव, इसलिए माइनस साइन लगा है। एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बी बराबर क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई -m/r³। ये तुमको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और इसमें साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दूसरा टॉर्क का क्या आ जाता है, टॉर्क TORQUE, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल्स टू होता है P क्रॉस E होता है, तो इसमें हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू m×b। इसका हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू m×b, टॉर्क इक्वल्स टू m×b। वर्क डन W बराबर -P.E, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का दिए। चलिए पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये इसमें क्या हो जाएगा, UM हम लोग अभी लिखे थे इसका टर्म, UM क्या हो जाता है तुम्हारा, UM हो जाएगा -m.b, UM बराबर -m.b, P.E तो इसमें m.b। तो बहुत ही रिजल्ट काफ़ी सिमिलर हैं, जैसे कि तुमको जहाँ पर इसमें इसमें P की जगह m ले लेता है, बाकी सारे रिजल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिखते हैं यहाँ पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जगह B लिखते हैं। और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट 1/4 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट μ0/4 पाई, और सारे रिजल्ट भी बिल्कुल सिमिलर टाइप के दिखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एनालॉग्स हैं। अब इस पर जो आधारित जो है, जितना तुमको एनसीईआरटी बुक में करीब 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इस 5 एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर जो तुमको इस लेक्चर को देखो, जितना भी तुमको समझने में दिक्कत हो रहा हो, किसी भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, या तुमको इस टॉपिक को भी जो आज मैंने डील किया कहीं भी दिक्कत है, राइटफुल ऐप के माध्यम से हमको पर्सनली जो है तुमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जिस भी प्रॉब्लम में कहीं भी पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, या तुमको नीट इन सब की तैयारी करते हो, तो उसके लिए तुमको कभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। उस पर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सारा दिया हुआ है, तुमको ईमेल है, तो उससे हमको कभी भी संपर्क कर सकते हो। और अपने मेंटर के रूप में जो भी पर्सनल तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम कभी भी कोई पोर्शन नहीं समझ में आता हो, कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, तुम हमसे संपर्क करके टाइम ले सकते हो और इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।